हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। चलिए आज मैं क्लास 9 के लिए बताने वाला हूं, जो कि पार्ट 1 होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति से मैं बताने वाला हूं। ठीक है, ये पार्ट 1 है जो कि इतिहास का है। चलिए क्लास 9 के लिए होने वाला है। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आप लोग यदि मेरी इस क्लास को कर लेते हैं तो आप लोग जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है, ये सबसे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या तो ऑब्जेक्टिव हो, आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्य बिंदुएं बताई गई है। चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पे यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रांस के लोग, महंगाई, ये सब मुख्य बिंदु बताने वाले। ठीक है, ये सब जो भी बताने वाले हैं ये सब क्या है, मुख्य बिंदुएं हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है। तो पहला देखेंगे, 1 मिनट, ये देखिए पहला है, फ्रांस के लोग महंगाई, कर वृद्धि और निरंकुश शासन से परेशान थे। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, जो फ्रांस के लोग थे वो महंगाई और वहाँ पे जो कर जो थी, यानी कि ब्याज जो थी, वह ज़्यादा ही वृद्धि हो रहा था, और निरंकुश शासन यानी कि निहत्था शासन, ऐसे आप समझ सकते हैं, से उससे परेशान था। नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि यहाँ पे है, फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। यानी फ्रांसीसी क्रांति में क्या किया था, फ्रांस में जो राजतंत्र था, राजतंत्र बोले तो ऐसा कि आप बने, आपके पिताजी बने पहले राजा, फिर उसके बाद आप बने, आपके बाद आपका बेटा बना, इस तरह करके जो राजतंत्र हुआ करता था उसे समाप्त कर दिया गया फ्रांसीसी क्रांति में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का दायकता था। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, क्रांति के जो दौरान तैयार किया गया था मानव अधिकार घोषणा पत्र, वह एक नए युग के आगमन का यानी बोले तो दायित्व था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सन 1774 ईस्वी में बुब्रो, ठीक है, बुब्रो राजवंश की लुई 16वीं, देख रहे ना, लुई 16वीं फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि 1774 ईस्वी में फ्रांस में बुब्रो राजवंश की लुई 16वीं फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो कि यहाँ पे है, 1 मिनट, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो जब लुई 16वीं, ठीक है, हाँ, जब लुई 16वीं फ्रांस के राजगद्दी पर आसीन हुआ यानी बैठा, तो राजकोष खाली था, यानी राजमहल में कोई भी धन नहीं था। ठीक है, और कई युद्ध लड़ने के कारण कर्ज से बोझ से दबा था। यानी वह फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, वह बहुत सारे युद्ध करने के कारण वह राजकोष जो था, राजमहल, वो खाली हो चुका था। कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। यानी देखिए, आप किसी से 5 रुपया लेते हैं तो उनकी आपको ब्याज देना पड़ता है, यानी आप लोग आसान भाषा में समझ सकते हैं, सूद देना पड़ता है। ठीक है, और वो यदि आप सूद देते गए तो और महंगाई हो रहा है ना। जैसे आप 100 रुपये लिए, 100 रुपये का आपका बनता है 5 रुपया। ठीक है, 1 मिनट, आप समझिएगा, ऐसा करके 100 रुपये का 5 रुपया, आप प्रत्येक मंथ उसको 5 रुपये देते गए, तो 5 रुपये देते गए, वो तो एक्स्ट्रा लग रहा है आपको, सूद लग रहा है, और 100 रुपया आपका जैसे का तैसे धरा हुआ है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं इस भाषा में, इस मुख्य बिंदु के अंतर्गत इसमें इस तरह से चर्चित किया गया है कि कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे है 18वीं सदी। ठीक है, 18वीं सदी फ्रांसीसी समाज में 3 स्टेट में बटा हुआ था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी जो समाज थे वह 3 स्टेट में बटा हुआ था, यानी 3 वर्ग में बटा हुआ था। ठीक है, कौन कौन से, केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि पहला और द्वितीय, पहला पादरी और दूसरा कुलीन वर्ग। ठीक है, पहला पादरी वर्ग थे, दूसरा कुलीन वर्ग थे। यहाँ पे चर्चा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा होगा उनका। ठीक है, तो पहला स्टेट कौन था, पादरी, दूसरा कुलीन, और तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, जो कर हुआ करते थे, सूद हुआ करते थे, वह तीसरे स्टेट्स के ही लोग सिर्फ दिया करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
पूरी आबादी में लगभग 90%, देख सकते हैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, पूरी आबादी में लगभग 90% यानी 90% किसान थे। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि पूरी आबादी जो थी फ्रांस में वह टोटल 90% किसान ही था। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। यानी मेरे प्यारे दोस्तों 90% तो किसान ही था। 90% के अंतर्गत 60 जो % है उसमें कौन कौन थे, तो ज़मीनों के कुलीनों, यानी कि जो ज़मीन के हेर फेर किया करते थे, उसका ज़मीन इसको दो, इसका वाला, ऐसा करके कुछ थे, ठीक है। तो आगे हम लोग पूरे डिटेल्स में जानेंगे। तो और क्या था 60% के अंतर्गत, तो चर्च और तीसरे स्टेट्स, ठीक है, जो कि तीसरे स्टेट्स में किसका अधिकार था, अमीरों का अधिकार था, ठीक है। चलिए, प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग, अभी भी मैंने जस्ट बताया था ना कि चलिए आगे चर्चा होगा, तो आप लोग देख सकते हैं ये पॉइंट होने वाला है, ठीक है। तो प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोग कुछ विशेष अधिकार प्राप्त था, जिसमें महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है जो प्रथम 2 स्टेट थे, यानी कि पहला और द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के जो लोग थे उसे विशेषाधिकार से प्राप्त था, कि जिसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था कि राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट था। यानी पहला और द्वितीय वर्ग को ही सिर्फ छूट दिया गया था कर देने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो कि नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं उसके नीचे वाला है, ठीक है, ये वाला। कुलीन वर्ग किसानों से सामंती कर वसूल करता था। यानी कुलीन वर्ग जो थे द्वितीय स्टेट्स के लोग, ठीक है, वह क्या करते थे, किसानों से सामंती कर, यानी कि सबको मिला करके, ठीक है, सामंती का मतलब वही होता है, और कर वसूला करते थे, यानी कर लिया करते थे, ठीक है। वहाँ के किसान अपने स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़क के निर्माण में सहयोग देना के लिए बाध्य थे। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि वहाँ के जो किसान थे, कहाँ के, फ्रांस के, ठीक है, जो कि 90% थे। 60% कौन कौन थे वो भी मैं बता चुका हूँ। अब बच गया 30%, तो 30% के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुलीन वर्ग, ठीक है, कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट्स के लोग थे, ठीक है। पादरी वर्ग तो प्रथम नहीं, कुलीन वर्ग पहले स्टेट्स के लोग थे और पादरी वर्ग द्वितीय स्टेट्स। तो यहाँ पे कुलीन वर्ग यानी फर्स्ट वर्ग, ठीक है। तो कुलीन वर्ग किसानों के सामंती कर यानी सबसे वसूल कर मतलब अदा कर लेते थे, यानी ले लिया करते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। वहाँ के किसान अपने स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएँ, यानी मेरे प्यारे दोस्तों, वहाँ के जो किसान थे अपने स्वामी यानी कि अपने बोले तो मालिक के यहाँ घर में काम करते थे, खेतों में भी काम करते थे, और जो उसकी सेना थे उनके स्वामी का उसकी भी सेवाएं करते थे, अथवा सड़क का भी निर्माण में सहयोग देते थे, ठीक है। बाध्य मतलब देते थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, ठीक है। चर्च भी, जो चर्च था ना मेरे प्यारे दोस्तों, वह भी किसानों से करों को एक हिस्सा था, टाइद, ठीक है। उसे क्या कहता था, टाइद। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि चर्च भी किसानों से करों को एक हिस्सा रहता था, यानी कि जो चर्च थे उसमें भी, यानी देखिए किसान से कर लेता थे ना, किसान से कर लेकर के उसमें एक हिस्सा बनता था किसका, चर्च का। तो चर्च का जो हिस्सा बनता था उसे क्या कहते थे, टाइद। इसकी पूरी डिटेल्स में भी हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल बता दे रहा हूँ कि टाइद एक प्रकार का धार्मिक कर था। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, चर्च जो हुआ करते थे वो पंडित, अभी आप लोग समझ सकते हैं अभी की भाषा में पंडित, ठीक है। तो एक प्रकार का धार्मिक कर था टाइद। आप लोग को क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि टाइद क्या था, ऑप्शन में दे दिया जाएगा, कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में, उसमें से एक ऑप्शन होगा धार्मिक कर, तो उसमें आप लोग टिक लगा देंगे धार्मिक कर में। तो धार्मिक कर के रूप में वसूलते थे, जबकि उन्हें प्रत्यक्ष का कर टाइल भी देना पड़ता था। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, सभी किसानों को टाइद एक प्रकार की धार्मिक कर होती थी, यानी कि सूद होती थी, पैसे देना पड़ता था किसानों को, जो एक प्रकार का, जबकि उन्हें प्रत्यक्ष कर
टाइल भी देना पड़ता था, यानी सभी किसानों को टाइद देना ही पड़ता था। ठीक है, टाइद या तो टाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे है। ठीक है, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, विश्व के सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन का सूत्रपात फ्रांस की क्रांति को जाता है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि विश्व के सामाजिक संरचना, विश्व का जो सामाजिक संरचना है के क्षेत्र में जो आमूल परिवर्तन होते थे, यानी कि जो आम तरह से परिवर्तन होते थे, ठीक है, वो सूत्रपात फ्रांस की क्रांति को कहा जाता है, यानी उसे सूत्रपात फ्रांस की क्रांति कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फ्रांस के राष्ट्रीय गान को मार्सिले, ठीक है, मार्सिले के नाम से जाना जाता था। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रांस के जो राष्ट्रगान थे, जैसे हम लोग का अभी कौन सा राष्ट्रगान है, जनगण मन, है ना, तो उसी तरह फ्रांस का राष्ट्रगान था मार्सिले। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, ये वाला है। ठीक है, लुई 16वें, ठीक है, लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई और 21 जनवरी 1793 में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, लुई 16वीं को न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा देशद्रोह के आरोप में उसे क्या की कर दी गई, मौत की सज़ा दे दी गई, जो कि 21 जनवरी 1793 ईस्वी को उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। आप लोग इस डेट को याद रखिएगा। पूछा जाएगा लुई 16वें को न्यायालय द्वारा कब फांसी दे दी गई, तो आप लोग बताएंगे 21 जनवरी 1793 को। यदि आप लोग को इसका PDF चाहिए, मेरे इस YouTube के पोस्ट पर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सन 1793, जो कि यहाँ पे है। 1 मिनट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, है ना, सन 1793 में 93 से 1794 तक के काल को फ्रांस के इतिहास में आतंक का युग कहा जाता है। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि 1793 ईस्वी से 1794 ईस्वी तक के जो काल चला था ना, वह फ्रांस के इतिहास में आतंक का युग कहा जाता है। आतंक का युग कहा जाता है। ठीक है, इस समय फ्रांस में जैकोबिन क्लब का शासन था। मेरे प्यारे दोस्तों, यह भी पूछा जा सकता है, ये डेट आप लोग याद रख सकते हैं। 1793 से 1794 में किसका शासन था, तो जैकोबिन क्लब का शासन था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं, जैकोबिन क्लब का शासन था। ठीक है, तो पूछा जाएगा 1793 से 1794 तक के काल को फ्रांस के इतिहास को आतंक का युग कहा जाता है। इस समय में फ्रांस में जैकोबिन क्लब का शासन था। पूछा जाएगा 1793 से 94 तक किसके शासन था, तो जैकोबिन क्लब का शासन था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जैकोबिन क्लब के नेता का नाम देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, तो क्या बोला जा रहा है, जैकोबिन क्लब के नेता का नाम, यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि जैकोबिन जो क्लब थे ना, देख सकते हैं, जैकोबिन क्लब के जो नेता का नाम था वो क्या था, मैक्समिलियन। ठीक है, मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। आपको पूछा जाएगा जैकोबिन क्लब के नेता का नाम, तो मैक्समिलियन रोबेस्पियर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैकोबिन के क्लब के नेता का नाम मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे है ना, जैकोबिन को सोकुलात, ठीक है, नाम से भी जाना जाता था। यानी जैकोबिन को सोकुलात के नाम से भी जाना जाता था। आप लोग को क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा जाएगा, सोकुलात से आप क्या समझते हैं, तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा जो भी हो सकता है, तो उसमें आप लोग बता सकते हैं जैकोबिन को। ठीक है, जैकोबिन को सोकुलात के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सोकुलात, जो कि यहाँ से है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट, मैं फिर से दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ सोकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो स्वतंत्र का प्रतीक था। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है, सोकुलात जो था ना, पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे। कौन से रंग के, लाल रंग की टोपी पहनते करते थे, जो कि
स्वतंत्र का प्रतीक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? नेक्स्ट बताया जा रहा है 21 सितंबर। ठीक है, 1 मिनट में दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। 21 सितंबर 1992 को फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ। यानी मेरे प्यारे दोस्तों 21 सितंबर 1792। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्या बताया जा रहा है? 21 सितंबर 1992 को फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ। यानी मेरे प्यारे दोस्तों यह बताया जा रहा है कि जो राजतंत्र हुआ करते थे, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता दे रहा हूँ। पहले आपके पिता राजा हुए, फिर आप राजा हुए, फिर आपके बेटा राजा हुए, फिर उसके बेटे का बेटा राजा हुए। ठीक है, इसी को राजतंत्र का अंत हो गया था 21 सितंबर 1992 ईस्वी को। ठीक है, और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, फ्रांस को क्या कर दिया गया? एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया, यानी आज़ादी दी गई थी। ठीक है, गणतंत्र सरकार। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, गणतंत्र सरकार, इसके नीचे वाला आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, गणतंत्र सरकार का वह रूप है। ठीक है, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहाँ सरकार एवं उसके शासक प्रमुख का चुनाव जनता करती थी। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, भारत अभी गणतंत्र राज्य है। गणतंत्र राज्य होते हुए भी क्या होता है, यहाँ की सरकार एक आम आदमी की तरफ से चुनाव होती है, जो कि हर एक इंसान अपनी चुनाव दे करके जिसको चाहते हैं उनकी सरकार को चुनते हैं, है ना। तो उसी तरह गणतंत्र सरकार का वह रूप है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताने की कोशिश कर दिया जा रहा है इसमें कि गणतंत्र सरकार उसे कहा जाता है जिसमें सरकार चुनने की शासकों यानी इंसानों की चुनाव जनता करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें यही बताया गया है कि जो सरकार हुआ करते थे उस समय वह इंसान द्वारा चुनाव द्वारा क्या किया जाता था? चुना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। गणतंत्र बनने के बाद फ्रांस में जैकोबिन का शासन हुआ। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, गणतंत्र जब हो गया फ्रांस, तो उसमें किसका शासन हुआ? जैकोबिन का शासन हुआ। जैकोबिन को और क्या नाम से जाने जाते हैं? तो सोकुलात के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, सोकुलात तो पुरुषों की कौन सी टोपी पहनती थी? तो लाल रंग की टोपी पहनती थी, जिससे क्या था प्रतीक? स्वतंत्र का प्रतीक था। ठीक है, अभी तो मैंने जस्ट बताया, और इसकी सारी PDF मेरे इस YouTube के पोस्ट पर मिल जाएगा। आप लोग घबराए नहीं, सारा का सारा PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं फ्री। ठीक है, फ्रांस में जैकोबिन के शासन हुआ। ठीक है, गणतंत्र बनने के बाद फ्रांस में जैकोबिन का शासन हुआ। रोबेस्पियर सरकार सत्ता में आई। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि जब फ्रांस गणतंत्र हो गया यानी स्वतंत्र हो गया, तो उसमें जैकोबिन का शासन हुआ, और जैकोबिन शासन में रोबेस्पियर सरकार में सत्ता में आई। यानी रोबेस्पियर नाम के एक सरकार थे, वह सत्ता में आ चुका था, यानी गद्दी पर आ चुका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गर्दन धड़ अलग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, गर्दन से धड़ अलग करने की मशीन को गिलेटिन कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसे आप लोग बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे भी करना है कर लीजिए, ये आप लोग के बहुत ही महत्वपूर्ण है। गर्दन से धड़ अलग करना, यानी गर्दन से ये जो है माथा को अलग करने की मशीन थी, उसे क्या कहा जाता है? गिलेटिन कहा जाता है। क्या? गिलेटिन कहा जाता है। इसका नाम, इसके आविष्कारक, यानी इसका नाम जो था गिलेटिन था, इसके आविष्कारक कौन था? तो डॉक्टर गिलेटिन के नाम से पड़ा है। यानी गिलेटिन एक मशीन थी। ठीक है, वह किसने आविष्कार किया था? तो उसका आविष्कार बोले तो किसने बनाया था? तो डॉक्टर गिलेटिन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट 1 मिनट में दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर है ना। रोबेस्पियर सरकार ने चर्चा, ठीक है, चर्चों या तो चर्चा समझ सकते हैं। ठीक है, चर्च। ठीक है, रोबेस्पियर ने चर्च को बंद कर दिया, यानी धार्मिक जो कर थे उसे बंद कर दिया गया। जो चर्च हुआ करते थे उसे बंद कर दिया गया। उसके भावनाओं को बैरक या दफ्तर बना दिया गया, यानी उसकी जो भावना थी चर्च की, उसकी बैरक या दफ्तर बना दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है
मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियाँ इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो थे, जो कि शासन में आया हुआ था, ठीक है, रॉबेस्पियर सरकार थे वहाँ के फ्रांस के, उसने अपनी नीतियाँ इतनी सख्त से लागू किया, इतनी सख्त से कि जो उसे मानने वाले समर्थक भी थे वह भी त्राही त्राही, यानी कि बस कीजिए, अब बस कीजिए, त्राही त्राही का मतलब वही होता है, त्राही करने लगे। अंततः देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इतना से इतना दूर तक, ठीक है। अंततः जुलाई 1994 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है, देख सकते हैं 1 मिनट में फिर से ये कर देता हूँ, यहाँ से है ना, यहाँ से इतना दूर तक, और 1 मिनट ये रहा, ठीक है। क्या किया था? अंततः जुलाई 1994 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन किस में बैठाया गया? तो गिलेटिन, जो कि आदमी को सर धड़ से अलग करता था। तो गिलेटिन, इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलेटिन, ठीक है। नाम भी और आविष्कारक भी सेम है, तो आप लोग उम्मीद है कि नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो उसे गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जैकोबिन सरकार ने, 1 मिनट यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ से बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं मुख्य बिंदु है, जो कि नए नए पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। तो जैकोबिन की सरकार के पतन के बाद फ्रांस में मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई थी। यानी जब जैकोबिन की सरकार खत्म हो गई थे तो मध्य वर्ग के जो संपन्न थे वह तबके के पास आ गई और नया संविधान बना, ठीक है। नया संविधान बना और जिसमें 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान रखा गया। यानी उसमें 2 परिषदों का प्रावधान रखा गया और इन परिषदों ने, ठीक है, और इन परिषदों ने 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त कर दिया गया। यानी कार्यपालिका जो कार्य करवाता है उसे कार्यपालिका कहते हैं, जो न्याय करता है उसे न्यायपालिका कहते हैं, ठीक है। तो कार्यपालिका डायरेक्टरी की नियुक्ति कर दिया गया। लेकिन फ्रांस में देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लेकिन फ्रांस में यह शासन भी डायरेक्टरों, यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंट है शायद, तो डायरेक्टरों होता, ठीक है। तो डायरेक्टरी आप लोग समझ सकते हैं, यानी कार्यपालिका, ठीक है, के पास आपसी झगड़े से नहीं चला और फिर सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि फ्रांस में जो शासन थे किसके? डायरेक्टरी का, जिसको नियुक्त किया था कार्यपालिका के थ्रू से, उसमें झगड़ा चलने लगा, जिसके बाद सैनिकों के तानाशाह हुए, जिसके बाद किसका उदय हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट का। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। आप लोग को पूछा जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट का उदय कब हुआ? तो डायरेक्टरी नियुक्ति को आपस में झगड़ा होने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट की उदय हुआ, ठीक है।